हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनिरुद्ध सिंह। तो बेसिकली आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो है सॉल्यूशन चैप्टर का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का पार्ट नंबर 4, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर सीखने से पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो होगा ऑस्मोसिस। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा तो फिर ऑस्मोटिक प्रेशर समझने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। देखें, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये शुरू करने से पहले जो मैं पढ़ाने वाला हूं दैट इज ऑस्मोसिस। अगर आपको ये टर्म अच्छे से समझ में आ गया तो फिर ऑस्मोटिक प्रेशर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहली बात, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन बहुत सारी हैं, तो सारी डेफिनेशन मैं आपको बताने वाला हूं कि किस किस टर्म में कौन सी डेफिनेशन दी गई है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। हर डेफिनेशन की अगर मैं बात करता हूं तो हर डेफिनेशन का मीनिंग कुछ अलग वे में होगा, बट बात जो होगी वो एक ही होगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखें, ऑस्मोसिस से पहले एक टर्म है एसपीएम। एसपीएम का बेसिकली मीनिंग क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का बेसिकली मीनिंग क्या है? सेमी। इस सेमी का मतलब क्या है? सेमी का बेसिकली जो मीनिंग होता है वो होता है हाफ। इसका मतलब है पार्टिकल्स का जो फ्लो होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा, या तो लेफ्ट टू राइट होगा या फिर राइट टू लेफ्ट होगा। इसका मतलब जो डायरेक्शन होगा वो सिर्फ एक होगा। या मैं बोल सकता हूं कि अगर मेरे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, मींस अगर बाइनरी सॉल्यूशन की बात करूं, सपोज करो 2 टाइप के पार्टिकल्स है, तो ये एक टाइप के पार्टिकल्स को ही फ्लो होने देगा, दूसरा वाला जो पार्टिकल है वो फ्लो नहीं होगा। ठीक, देखें, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन पहले आपको बता दो ताकि आपको समझ में आ जाए कि करना क्या क्या है। देखें, डेफिनेशन नंबर जो फर्स्ट है वो क्या बताती है? द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल टू सॉल्यूशन साइड थ्रू एसपीएम इज नोन एज ऑस्मोसिस। यानी द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल टू सॉल्यूशन साइड थ्रू एसपीएम इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो ये भी मैं लिख ही देता हूं, इज नोन एज ऑस्मोसिस। यानी अब इस डेफिनेशन को समझे, जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है उनका जो फ्लो होगा वो कहां होगा? सॉल्यूशन साइड होगा, थ्रू एसपीएम होगा, ठीक है। तो पहले इस डेफिनेशन को समझ लेते हैं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। देखें, मान लेते हैं मेरे पास 2 पार्ट हो गए। ये बीच में जो मेरे पास है ये है एसपीएम, ठीक है। तो ये मेरे पास पूरा हो गया बीकर। मान लेते हैं इस तरफ मेरे पास है सॉल्यूशन, ठीक, और इस तरफ मेरे पास है सॉल्वेंट। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मीनिंग क्या था? कि पार्टिकल्स का फ्लो जो होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा। या बोल सकता हूं कि अगर मेरे पास 2 टाइप के पार्टिकल्स हैं तो ये सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल को फ्लो होने देगा, दूसरा वाला जो पार्टिकल है वो फ्लो नहीं होगा। तो देखें, सॉल्वेंट पार्टिकल का सॉल्यूशन की तरफ जाना, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का सॉल्यूशन की तरफ जाना विद द हेल्प ऑफ एसपीएम, दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स का सॉल्यूशन की तरफ जाना with the help of SPM is known as osmosis। तो ये डेफिनेशन हो गई फर्स्ट कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स कहां जा रहे हैं? सॉल्यूशन की तरफ, और बीच में मेरे पास क्या है? SPM। तो सॉल्वेंट पार्टिकल का सॉल्यूशन की तरफ जाना with the help of SPM, that is known as osmosis। तो ये हो गया डेफिनेशन नंबर फर्स्ट। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। डेफिनेशन नंबर सेकेंड देखें। तो डेफिनेशन नंबर सेकेंड क्या कहती है? The movement of solvent particles from low solute concentration to high solute concentration is known as osmosis। तो सेकेंड जो डेफिनेशन है वो ये है
कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स का जो फ्लो होगा वो कहां से कहां होगा, लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, यानी हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि सेकंड जो डेफिनेशन है वो ये कह रही है पार्टिकल्स का जो फ्लो होगा यानी सॉल्वेंट का जो फ्लो होगा वो लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ होगा। ठीक, अब ये जो सेकंड डेफिनेशन है तो बच्चों को ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है वो सेकंड डेफिनेशन में होता है। तो सेकंड वाली डेफिनेशन ध्यान से देखें। फिलहाल अगर आपको ये राइट डाउन करना है तो कर सकते हैं। तो मैं अभी यहां पे सारा आपको बताने वाला हूं डेफिनेशन नंबर सेकंड की ये कैसे सॉल्व होगी। तो आई थिंक ये आपने भी कर लिया होगा। देखें तो सेकंड डेफिनेशन कैसे सॉल्व करनी है। देखें, पहली बात कंसंट्रेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन, पहले मैं आपको ये बता दूं। अगर मैं बात करता हूं इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री तो कंसंट्रेशन का जो बेसिकली मीनिंग होता है वो दिया गया है, जनरली फोकस जो रखा है वो रखा है सॉल्यूट के ऊपर। यानी सॉल्यूट अगर ज्यादा लोगे तो इसका मतलब है वहां की कंसंट्रेशन होगी ज्यादा, सॉल्यूट कम लोगे तो कंसंट्रेशन कम मानी जाएगी। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि कंसंट्रेशन का जो बेसिकली मेन फोकस है वो किसके ऊपर है, सॉल्यूट के ऊपर है, सॉल्वेंट के ऊपर नहीं है। सॉल्यूट अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा होता है तो आप बोलोगे कि उसकी कंसंट्रेशन हाई है, और अगर सॉल्यूट कम लेते हो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर तो आप बोलोगे कि कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, तो देखें कंसंट्रेशन तो आपको समझ में आ गया। अब लो कंसंट्रेशन, इसका मीनिंग क्या है, और हाई कंसंट्रेशन, इसका मीनिंग क्या है। मैंने अभी आपको बोला कि जो कंसंट्रेशन का बेसिकली जो फोकस है वो किसके ऊपर है, सॉल्यूट के ऊपर है। तो लो कंसंट्रेशन का बेसिकली मीनिंग हो गया कि यहां पे जो सॉल्यूट होगा वो कैसा होना चाहिए, कम। ठीक, हाई कंसंट्रेशन का मतलब क्या होने वाला है कि जो यहां पे सॉल्यूट होगा उसकी कंसंट्रेशन कैसी होगी, हाई, या फिर बोल सकते हैं मोर। ठीक, तो लो कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, सॉल्यूट कम होगा। हाई कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि जो सॉल्यूट है वो ज्यादा होगा। अब देखें करना क्या है। अगर मान के चले मेरे पास ये दोनों टाइप के सॉल्यूशन है, यानी लो कंसंट्रेशन वाला एक सॉल्यूशन है मेरे पास, ठीक, और एक हाई कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है मेरे पास। अब जरा ध्यान से बात को समझें ताकि आपको इस डेफिनेशन को समझने में कोई दिक्कत नहीं आए। अगर किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हाई है, ये सेपरेट बता रहा हूं इससे अलग ताकि आपको समझ में आ जाए, हालांकि है तो यही पर और अच्छे से समझ में आ जाए। किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हाई है, किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लो है। ठीक है, तो ये दो पार्ट मेरे पास आ गए। अब देखें कंसंट्रेशन हाई है, इसका मतलब सॉल्यूट की अमाउंट यहां पे मोर होगी। कंसंट्रेशन कम है तो सॉल्यूट की अमाउंट कम होगी। ठीक, अब देखें यहां से तो मुझे समझ में आया, मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि कंसंट्रेशन अगर किसी सॉल्यूशन की ज्यादा है तो इसका मतलब सॉल्यूट वहां पे ज्यादा है। किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन अगर कम है तो इसका मतलब है सॉल्यूट वहां पे कम है। ठीक, अब देखें अगर मैं दोनों सॉल्यूशन को कंपेयर करूं तो कंपेयर करने पर जो रिजल्ट है वो क्या आएगा। देखें अगर इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है इसका मतलब सॉल्वेंट कम होना चाहिए। मैं कंपेयर कर रहा हूं जबकि आपको पता है कि सॉल्वेंट ज्यादा होता है और जो सॉल्यूट है वो कम होता है। यानी किसी भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। बट यहां पे जो मैं बात कर रहा हूं कि आपको पता है कि जो सॉल्वेंट है उसकी अमाउंट ज्यादा होती है, सॉल्यूट की अमाउंट कम होती है। मैं आपको सिर्फ ये कंपेयर करने के लिए दिखा रहा हूं, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देख यहां पे सॉल्यूट कम है तो सॉल्वेंट यहां पे ज्यादा होगा। ठीक है, अब इसका मीनिंग देखें क्या है। यहां पे जो आपके पास सॉल्यूट है, सॉल्वेंट कैसा है, लो, सॉल्वेंट कैसा है, हाई। अब जरा इस बात को ध्यान से समझें कि जो डेफिनेशन है वो क्या बताना चाह रही है। लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से पार्टिकल्स का फ्लो कहां होगा, सॉल्वेंट का फ्लो कहां होगा, हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ। तो जरा मीनिंग समझें, कंसंट्रेशन हाई है तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हाई हुई,
सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कैसी, लो हुई। यहां पे कंसंट्रेशन लो है तो सॉलिड की कंसंट्रेशन लो हो गई, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन हाई हो गई। अब इस बात को समझें, अगर मैं इस पूरे टर्म की बात करता हूं, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो जो सॉल्यूट है लेस वो कहां है, यहां या यहां। तो आपको दिखाई दे रहा है कि सॉल्यूट जो है कम वो यहां पे है। इसका मतलब ये वाले सॉल्यूशन को मैं बोल सकता हूं लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक, इन दोनों में जो सॉल्यूट है वो यहां पे ज्यादा है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। तो अब ये क्या कह रहा है कि द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन, यानी जो भी आपके पास लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है उसमें से सॉल्वेंट कहां फ्लो होगा, हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सॉल्वेंट का जो फ्लो है वो लो सॉलिड कंसंट्रेशन से कहां है, हाई सॉलिड कंसंट्रेशन की तरफ। यानी सॉल्वेंट का जो फ्लो होगा वो लो सॉलिड कंसंट्रेशन से हाई सॉलिड कंसंट्रेशन की तरफ है। तो अब आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूं ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। देखिए, मैं इस ऊपर वाले पार्ट को रफ कर देता हूं। देखिए, तो मान लेता है मेरे पास है बीकर है, ठीक, ये मेरे पास हो गया एसपीएम। अब जरा बात को समझना, ये सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, कुछ भी मान लो, सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन बी, ठीक है। अब मैं इन दोनों की बात करूं तो जो डेफिनेशन है वो क्या कह रही है, मूवमेंट जो होगा सॉल्वेंट पार्टिकल्स का वो लो सॉलिड कंसंट्रेशन से हाई सॉलिड कंसंट्रेशन की तरफ होगा। यानी सॉल्वेंट, अगर मैं इसकी बात करूं तो मान लेते हैं ये लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन वाला है, ये हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन वाला है, ठीक है। तो इसमें से जो सॉल्वेंट होगा वो कहां शिफ्ट होगा, लो सॉलिड कंसंट्रेशन से हाई सॉलिड कंसंट्रेशन की तरफ विद द हेल्प ऑफ एसपीएम। तो ये है डेफिनेशन नंबर 2। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये डेफिनेशन क्या है, ठीक है। चलो डेफिनेशन नंबर 3 समझते हैं क्या है। इसको मैं कर देता हूं रफ। आई थिंक आपने ये कर लिया होगा राइट डाउन, और अगर नहीं किया है तो आप थोड़ा सा देख लो या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। डेफिनेशन नंबर 1 मैंने बता दी है। डेफिनेशन नंबर 1 क्या कहती है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का सॉल्यूशन की तरफ जाना विद द हेल्प ऑफ एसपीएम, दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस। डेफिनेशन नंबर 2 क्या कहती है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। इस बात पे फोकस रखें कि ऑस्मोसिस में जो फ्लो होता है वो सॉल्यूट का नहीं होता, वो होता है सॉल्वेंट का फ्लो। सॉल्वेंट का इसलिए फ्लो होता है बिकॉज हम जनरली क्या बोलते हैं कि जो सॉल्यूट है वो थोड़ा सा लार्ज होता है, यानी बड़ा होता है, सॉल्वेंट के पार्टिकल थोड़े से छोटे होते हैं, इसलिए सॉल्वेंट का फ्लो होता है। बट आप ध्यान रखना, कभी भी ऑस्मोसिस में अगर फ्लो की बात आए तो फ्लो हमेशा किसका होगा, सॉल्वेंट का होगा, सॉल्यूट का नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना। तो आई थिंक ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप फोकस कहां रखोगे, सॉल्वेंट पार्टिकल्स पर। कि ऑस्मोसिस में हमेशा जब फ्लो होगा तो वो किसका होगा, सिर्फ सॉल्वेंट का होगा, सॉल्यूट का नहीं होगा, ठीक। देखें, अगर मैं बात करता हूं अदर बुक्स की, तो अदर बुक्स ने और क्या क्या डेफिनेशन दी है, मैं आपको सारी डेफिनेशन क्लियर करके चल रहा हूं ताकि आज के बाद आपको ऑस्मोसिस में कभी भी कोई दिक्कत महसूस ना हो। तो जितनी भी डेफिनेशन ऑस्मोसिस पे बनाई गई हैं सभी का मीनिंग एक जैसा तो है, बट थोड़ा सा ऊपर नीचे है। मतलब किसी ने किसी डेफिनेशन को थोड़ा सा घुमा दिया है, मीनिंग सेम है बट थोड़ा सा घुमाया हुआ है। तो घुमाया हुआ पार्ट ही मुझे आपको एक्सप्लेन करना है अच्छे से, ठीक है। बाकी आप एक डेफिनेशन याद कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मेरा काम क्या है कि जो ऑस्मोसिस पार्ट है उसको आपको अच्छे से समझाना ताकि आपको इसमें कुछ भी कंफ्यूजन ना हो और जो न्यूमेरिकल है वो इजिली सॉल्व हो जाए, ठीक। देखें, अब जो मैं बात कर रहा हूं, मैं इसको भी रफ नहीं कर रहा, आप फिर भी देखते चलें क्या क्या कहानी हो रही है। अब मैं आपको बताने वाला हूं डेफिनेशन नंबर 3 क्या कह रही है। ये भी मान लेते हैं फिर से, आपके पास कोई भी लिक्विड है, लिक्विड ए और कोई भी लिक्विड बी है, मतलब ये 2 टाइप के सॉल्यूशन मेरे पास हो गए।
ये मेरे पास हो गया एसपीएम, ठीक है। ये सॉल्यूशन ए है, मैं लिख देता हूं, और ये सॉल्यूशन बी है। तो कुछ डेफिनेशन कहती है पार्टिकल्स का लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाना विद द हेल्प ऑफ एसपीएम इज नोन एज ऑस्मोसिस, ठीक। अब लो कंसंट्रेशन का मतलब क्या हो गया आपके पास? लो कंसंट्रेशन का मतलब हो गया ये वाली बातें हो रही है। लो कंसंट्रेशन का मतलब ये वाली बात है, यानी लो कंसंट्रेशन का मतलब ये बात हो रही है। तो अगर आप यहां ध्यान से देखें तो लो सॉलिड कंसंट्रेशन, यानी यहां पे सॉल्यूट मेंशन नहीं है, लो कंसंट्रेशन ही मेंशन है। इसका मतलब है ये डेफिनेशन कह रही है, ये तो आपको पता ही है कि लो कंसंट्रेशन का मतलब सॉल्यूट कम है, तो हम बताए क्यों। हाई कंसंट्रेशन का मतलब क्या होने वाला है? हाई कंसंट्रेशन का मतलब है सॉल्यूट ज्यादा है। इसका मतलब है ये वेल नोन है कि हाई कंसंट्रेशन का मतलब है सॉल्यूट ज्यादा है, तो हम आपको बताए क्यों। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो सॉल्वेंट है, फिर से मैंने बोला है ध्यान रखना, सॉल्वेंट का फ्लो होगा, सॉलिड का फ्लो नहीं होता ऑस्मोसिस में, ध्यान रखें, ठीक। अब देखें लो कंसंट्रेशन से पार्टिकल कहां जा रहे हैं? हाई कंसंट्रेशन की तरफ, और वो पार्टिकल कौन है? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव होना विद द हेल्प ऑफ एसपीएम इज ऑल्सो नोन एज ऑस्मोसिस। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। अब आगे देखते हैं कि इसमें और क्या क्या डेफिनेशंस हैं जो आपको थोड़ा सा दिक्कत करा सकती है कि हाँ भाई अब ये कौन सी डेफिनेशन आ गई, अभी तो ये थी और अब ये हो गई। देखें मैं इसको रफ कर देता हूं, या अगर आपने इसको राइट डाउन नहीं किया तो आप राइट डाउन कर सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बढ़ते हैं, चलो आगे। तो ये थर्ड हो गया। अब देखें फोर्थ, मैं इसको रफ कर रहा हूं। फोर्थ डेफिनेशन जो कह रही है वो क्या है? सॉल्वेंट का, ठीक, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना विद द हेल्प ऑफ एसपीएम इज ऑल्सो नोन एज ऑस्मोसिस। अरे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना किसका? सॉल्वेंट का, विद द हेल्प ऑफ एसपीएम इज ऑल्सो नोन एज ऑस्मोसिस। अब ये क्या कहानी हो गई? यहां तो लो कंसंट्रेशन थी और यहां पे हाई कंसंट्रेशन है, यानी अब यहां पे क्या कहानी हुई है वो ये आपको सोचना है, ठीक है, कि ये वाली जो डेफिनेशन है अब ये कहां से आ गई और ये हमें क्या बताना चाह रही है, ठीक है। अब देखें यहां हाई कंसंट्रेशन जो यहां पे बोली जा रही है वो इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेंट की बात हो रही है, ठीक है। हाई जो कंसंट्रेशन है वो इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेंट की बात हो रही है। कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, मैं आपको इसको अच्छे से बताता हूं यहां पे, इसलिए मैंने इसको रफ नहीं किया है। देखें पहले इस इतने पार्ट को आप यहां अप्लाई करो, फिर इतने ही पार्ट को ऊपर वाले में अप्लाई करना। मैंने बीकर नहीं बनाया, पर ध्यान रखना ये बीकर है, मैं बना देता हूं, चलो ये बीकर है, ठीक है। और मैं इसको यहां लिख देता हूं, ये हो गया एसपीएम, थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है। तो ये हो गया एसपीएम। अब देखें करना क्या है, पहले मैं इतनी डेफिनेशन को यहां लगाता हूं, ठीक है। देखिए लो कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट जा रहा है हाई कंसंट्रेशन की तरफ विद द हेल्प ऑफ एसपीएम इज नोन एज ऑस्मोसिस। अब देखें यहां लो कंसंट्रेशन का मतलब क्या है आपके पास? लो कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि वहां पे सॉल्यूट कम है, ठीक। इसका मतलब है यहां जो मेजर पार्ट आपको दिखाई दे रहा है वो सॉल्यूट के ऊपर चल रहा है, यानी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट मूव कर रहा है। तो ये डेफिनेशन मैं बता रहा हूं इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट। चलो यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई। अब देखें मैं फिर से कह रहा हूं कंफ्यूज मत होना, मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ये वाली जो डेफिनेशन है इसका मेन फोकस कहां है आप वो देखो। लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट जा रहा है हाई कंसंट्रेशन की तरफ, यानी यहां पे जो फोकस रखा गया है वो किसके ऊपर है? लो कंसंट्रेशन तो है, सॉल्यूट पर फोकस रखा जा रहा है कि जो सॉल्वेंट का फ्लो होगा वो लो सॉलिड कंसंट्रेशन से हाई सॉलिड कंसंट्रेशन की तरफ होगा। अब आ जाएंगे यहां
इसी डेफिनेशन को यहां अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, देखें सॉल्वेंट लो सॉलिड कंसंट्रेशन से हाई की तरफ जा रहा है, ये हमने पढ़ लिया। अब जरा इसी को अगर मैं यहां अप्लाई करूं तो लो सॉलिड कंसंट्रेशन में सॉल्वेंट की अमाउंट ज्यादा है या नहीं? समझ में आ रही बात? ये लो सॉलिड कंसंट्रेशन में सॉल्वेंट की अमाउंट हाई है और हाई सॉलिड कंसंट्रेशन में सॉल्वेंट की अमाउंट कम है। इसका मतलब है मैं इसी डेफिनेशन को अदर में मैं बोल सकता हूं कि हाई कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, हाई कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। इस पर फोकस रखें, इन दोनों पे। यह है, ये ध्यान रखना, इस पे आपको फोकस रखना है कि सॉल्वेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो कंफ्यूज मत होना, नीचे वाली डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट है जबकि ऊपर वाली डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेंट है। तो अब आप बोलोगे कि यार इतनी सारी डेफिनेशन हो गई तो ये तो सर से बाउंड से जा रहा है सारा का सारा। ठीक है, तो फिर भी आपको जो डेफिनेशन अच्छे से समझ में आई है वो आप डेफिनेशन यूज कर सकते हो। मेरा जो पर्पस था वो आपको ऑस्मोसिस की सारी डेफिनेशन अच्छे से क्लियर कराना था। ठीक, अब आपको जिस डेफिनेशन पे ज्यादा फोकस रखना है वो ये नीचे वाली है। ठीक है, क्योंकि इसी से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे और सारा जो पार्ट है वो सॉल्व होगा। ठीक है, फिलहाल आप इसको राइट डाउन करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो मैं यहां पे इसका थोड़ा सा सम अप कर देता हूं कि आपको कहां पे फोकस रखना है ज्यादा। ठीक है, तो राइट डाउन कर सकते हो। चलो देखें, तो फिलहाल मैं एक डेफिनेशन ही लिख रहा हूं जिस पर हमारा ज्यादा फोकस रहेगा। ठीक है, देखें, तो ये हो गया मेरे पास एसपीएम। ठीक, ये सॉल्यूशन हो गया ए, ये सॉल्यूशन हो गया बी। यहां मान लेते हैं लो कंसंट्रेशन है और यहां मान लेते हैं हाई कंसंट्रेशन है। अब आपको सिंपली पता है लो कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि यहां पे सॉल्यूट कम है, हाई कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि यहां पे सॉल्यूट ज्यादा है। अब दोनों बातों को जरा ध्यान से देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सॉल्यूट, सॉल्वेंट, इन दो से मिलकर सॉल्यूशन बनता है, आपको पता है। लो कंसंट्रेशन का मतलब सॉल्यूट कम है तो मैं अपने हिसाब से अमाउंट कम मान लेता हूं, जितनी भी, मान लो 20% है। कोई भी सॉल्यूशन को मैं 100% यहां पे लेट करके चलता हूं कि कोई भी जो सॉल्यूशन है वो मेरा 100% है। तो 100% में से 20% तो सॉल्यूट है, तो बाकी बचा कुछ कौन होगा? 80% होगा सॉल्वेंट। ठीक, ऐसे यहां आ जाओ। हाई कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि जो सॉल्यूट होगा वो ज्यादा होगा और सॉल्वेंट देख लेंगे भी। तो हाई कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? सॉल्यूट ज्यादा है। तो मान लो सॉल्यूट 40% है तो रिमेनिंग जो आपके पास बचा वो क्या बचा? 60% सॉल्वेंट बचा। तो अब देखें, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी अच्छे से, क्योंकि मैंने यहां पे कर दिया है डाटा पुट, लेट किया है। तो इस डाटा से अब आपको ऑस्मोसिस की कहानी अच्छे से समझ में आ जाएगी कि एक्चुअली ऑस्मोसिस था क्या। हम कह रहे हैं डेफिनेशन नंबर, जैसे मैंने सेकंड में आपको बताया है, तो लो कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट, लो कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट कहां जाएगा? हाई कंसंट्रेशन की तरफ विद द हेल्प ऑफ एसपीएम, दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। सेकंड जो डेफिनेशन थी वो क्या थी? सॉल्वेंट लो कंसंट्रेशन से कहां जाएगा? हाई कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, डेफिनेशन नंबर जो नेक्स्ट मेरे पास थी वो क्या थी कि जो आपके पास सॉल्वेंट है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा था। अब इसको ध्यान से देखें, मैं यहां पे लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन नहीं मान रहा, मतलब ये वाले पार्ट को मैं थोड़ी देर के लिए भूल गया। मेरे पास ये बचा, मेरे पास ये बचा। अब इन दोनों को कंपेयर करो, ध्यान रखना लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन पे मेरा फोकस नहीं है, मैं इसको भूल चुका हूं। ठीक, अब मैं इन दोनों को और इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं। सॉल्वेंट कितना है? 80%, यहां पे कितना है? 60%। तो सॉल्वेंट ज्यादा कहां है? यहां है 80%। तो इसलिए मैंने कहा है कि जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो ये कह रही है कि सॉल्वेंट की जो कंसंट्रेशन ज्यादा है वो लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा विद द हेल्प ऑफ एसपीएम।
तो आई थिंक अब आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी कि क्यों मैंने बोला कि जो सॉल्वेंट है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ये ध्यान रखना। तो आप कोई सी भी डेफिनेशन यूज कर सकते हो ऑस्मोसिस की। ठीक, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि लो कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, सॉल्यूट कम होना चाहिए, और हाई कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि जो सॉल्यूट है वो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और अगर लो कंसंट्रेशन में सॉल्यूट की अमाउंट कम है, हाई कंसंट्रेशन में सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा है, तो इन सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की अमाउंट भी आपको पता होनी चाहिए कि सॉल्वेंट फिर किस में ज्यादा होगा या किस में कम होगा। तो क्यों ना अब मैं आपके लिए एक ट्रिक लिख दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखें, तो कुल मिलाकर ऑस्मोसिस के लिए ट्रिक हो गई कि कहीं अगर लो कंसंट्रेशन है, इसका मतलब वहां पे सॉल्यूट, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, कम होगा और सॉल्वेंट ज्यादा होगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए शॉर्ट एंड ट्रिक होती है, आप ध्यान रखोगे। लो कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, सॉल्यूट कम होगा। ठीक, तो सॉल्वेंट इसका मतलब ज्यादा होगा। ठीक, अगर मैंने हाई कंसंट्रेशन लिखी है, ठीक, तो इसका मतलब है यहां पे सॉल्यूट कैसा होगा, ज्यादा होगा, सॉल्वेंट कैसा होगा, कम होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। देखो यहां हाई कंसंट्रेशन का मतलब सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है। फिर आप सोचने बैठ जाओ, यार सॉल्यूशन तो वो होता था जिसमें सॉल्यूट कम सॉल्वेंट ज्यादा, सॉल्वेंट यहां कम आ रहा है, तो डेफिनेशन तो गलत हो गई। वो वाला पार्ट नहीं है, मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं। अगर मुझे कहीं पे लो कंसंट्रेशन वाला कोई सॉल्यूशन दिया है, हाई कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन दिया है, मुझसे पूछ ले सॉल्वेंट किस में ज्यादा है तो बता सकता हूं। मुझसे पूछ ले सॉल्यूट किस में ज्यादा है, बता सकता हूं। मुझसे पूछ ले दोनों में से किस में सॉल्वेंट कम है, बता सकता हूं। दोनों में से किस में सॉल्यूट कम है, बता सकता हूं। तो कुल मिलाकर ये ट्रिक आप ध्यान रखोगे अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो लो कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या होता है, उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट किस में ज्यादा किस में कम होगा। ठीक, तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। डेफिनेशन सारी अगर याद कर पाओ तो बेटर है, नहीं तो कम से कम ये ट्रिक वाली जो डेफिनेशन है वो तो आपको याद हो। तो ट्रिक वाली डेफिनेशन में भी यही सॉल्व कर देता हूं। लो कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट का हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाना विद द हेल्प ऑफ एसपीएम, दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस। ठीक है, लो कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट का हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाना विद द हेल्प ऑफ एसपीएम, दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो अब आपको एक क्लियर कट आइडिया हो गया होगा कि ये जो डेफिनेशंस बेसिकली आई हैं ये क्या सोच के आई हैं। सभी का मीनिंग सेम था, कहने का तरीका अलग अलग था। ठीक, अब देखें एसपीएम यानी सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। अगर मैं बात करता हूं कि जो हमारे पास नेचुरल एसपीएम है, यानी जो नेचुरल एसपीएम है हमारे पास वो कौन कौन है। एक तो जैसे हमारे पास हो गया पिग का गॉल ब्लेडर। ठीक, हमारे पास क्या होने वाला है, जो एग वाइट है यानी अंडे का जो आउटर पार्ट होता है जो कि व्हाइट यानी हार्ड होता है, उसके अंदर एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो वो मेम्ब्रेन भी एसपीएम का वर्क करती है। ठीक, अगर हम बात करते हैं एज अ क्लास 12th या मान लो हम बात करते हैं किसी भी कंपटीशंस की, चाहे मेंस हो चाहे नीट हो, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है एक ऐसा इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम या स्ट्रक्चर लिखो जो एसपीएम का वर्क करता हो। ध्यान देना, अगर क्लास 12th की बात करें या फिर नीट या मेंस की हम बात करें तो वहां पे सिंपल पूछा जाता है एक ऐसे एसपीएम का नाम बताओ जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो। ठीक, देखें तो वो है कॉपर फेरोसाइनाइड। तो कॉपर फेरोसाइनाइड एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो वर्क करता है एसपीएम का, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Cu2FeCN का होल 6। तो ये है एसपीएम यानी कॉपर फेरोसाइनाइड। तो आई थिंक ये सारी बातें अब आपको समझ में आ गई होगी। आप राइट डाउन करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब जाके ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि अब हमें सारी बातें समझ में आ चुकी है। तो आई थिंक ये अब आपने कर लिया होगा। चलो अब बढ़ते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर पे। देखें कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक,
तो अब इसको ध्यान से समझें। ठीक, तो मेरे पास ये दो हो गए बीकर, ये मेरे पास है SPM। ठीक, इस तरफ मान लेते मेरे पास सॉल्यूशन है। इस तरफ भी मेरे पास सॉल्यूशन है। इसे लेट कर लेते हैं A, इसे लेट कर लेते हैं B। ठीक, यहां पे हम लेंगे पिस्टन, यानी फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। सॉल्यूशन A मान लेते हैं, इसमें कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन की बेसिकली कम है, इस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, यानी हाई कंसंट्रेशन। ठीक, अब ये जो मेरे पास पिस्टन है, तो ये हो गया पिस्टन। ठीक, यहां पे अगर आपको पता है तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है वो 1 atm होता है, सबको नोन है। ठीक, इसका मतलब यहां पे जो प्रेशर है वो कितना है, 1 atm है। यहां पे भी जो प्रेशर है वो कितना है, 1 atm है। ठीक है, तो इसका मतलब है मैं इसको लिख सकता हूं, प्रेशर यहां पे P है, यहां भी प्रेशर क्या है, P है। ठीक है, थोड़ा सा डार्क हो गया, मैं इसको ठीक कर देता हूं। तो यहां पे भी प्रेशर P है। ठीक, अब देखें, हमने पढ़ा है कि ऑस्मोसिस का मीनिंग क्या है, कि जो सॉल्वेंट है वो लो कंसंट्रेशन से कहां जाएगा, हाई कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, तो सॉल्वेंट लो कंसंट्रेशन से कहां जाएगा, हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। अच्छा ठीक है, अब खुद सोचो, जब लो कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहां पे बढ़ेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर बढ़ेंगे तो यहां का प्रेशर डेवलप होगा ज्यादा, यानी ये पिस्टन थोड़ा सा ऊपर उठेगा। समझ आ रही बात, ये लो कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट कहां जाएगा, हाई कंसंट्रेशन की तरफ। नंबर ऑफ पार्टिकल यहां पे बढ़ेंगे, जिसकी वजह से पिस्टन इंक्रीज होगा, यानी जो पिस्टन है उसका लेवल थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। ठीक, अब देखें, अगर मैं इस पिस्टन पर थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई कर दूं, इतना करना है कि अगर थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई कर दूं इसके ऊपर, तो पार्टिकल्स का जो फ्लो हो रहा है, यानी सॉल्वेंट का जो फ्लो हो रहा है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर मैं इस पिस्टन पे एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दूं तो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाने पर यहां पे दबाव पड़ेगा, यानी प्रेशर पड़ेगा, और प्रेशर पड़ने की वजह से जो सॉल्वेंट का फ्लो होगा वो रुक जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर आप लगाओगे, मैं प्लस एक्स्ट्रा लिख रहा हूं। अब इसको मैं सिंबल दूंगा कि ये है क्या। ठीक, तो इसका सिंबल अभी लिखेंगे बाद में, फिलहाल देखें, जब मैं इस पे एक्स्ट्रा प्रेशर लगाऊंगा तो जो सॉल्वेंट का फ्लो है वो रुक जाएगा, और इस एक्स्ट्रा प्रेशर को ही हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ध्यान रखना, आपको इतना प्रेशर लगाना है जिससे सॉल्वेंट का फ्लो रुक जाए, बस इतना आपको प्रेशर लगाना है। अगर आपने ज्यादा प्रेशर लगा दिया तो यहां से अब सॉल्वेंट इधर आना शुरू हो जाएगा, यानी रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा, जो इसके बाद की कहानी है। तो हमें रिवर्स ऑस्मोसिस यानी उल्टा पैटर्न नहीं दोहराना, हमें सिर्फ सिंपल इतना पता करना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका मतलब है इतना इस पर प्रेशर लगाऊं जिससे क्या हो, सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स आ रहे हैं उनका आना स्टॉप हो जाए, दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अब मैं इस एक्स्ट्रा प्रेशर की जगह सिंबल यूज कर देता हूं। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का जो सिंबल होता है दैट इज पाई। ठीक है, यानी जो हम एक्स्ट्रा प्रेशर यहां पे लगा रहे हैं जिससे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का फ्लो रुक जाए, उस हम क्या बोल रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी एक्स्ट्रा जो प्रेशर आप लगा रहे हो दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेन जो बात है, प्रेशर इतना लगाएं जिससे सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो रुक जाए। ज्यादा प्रेशर लगा दोगे तो अब इस हाई कंसंट्रेशन में से जो सॉल्वेंट है वो रिवर्स फ्लो हो जाएगा, और रिवर्स अगर फ्लो हो गया तो उसे हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, जो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, तो आप इसे राइट डाउन करना चाहते हो तो कर लो। तो आई थिंक आपने कर लिया होगा। देखिए, अब इससे आगे की कहानी है कि अब जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा जिससे हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो सके। ठीक, देखें, 11वीं में सबने पढ़ा था आइडियल गैस इक्वेशन, यानी हमने किसी भी गैस को एक आइडियल नाम दिया था। तो अगर मैं सॉल्यूशन को आइडियल मान के चलूं तो आइडियल में आपने क्या पढ़ा था, PV = NRT। तो हमने आइडियल गैस इक्वेशन के लिए पढ़ा था।
अगर मैं इस सॉल्यूशन को आइडियल मान के चलूं तो मैं इस P यानी इस प्रेशर को रिप्लेस कर सकता हूं बाय ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, PV इक्वल टू nRT हमने आइडियल गैस इक्वेशन के लिए यूज किया था। ठीक, अगर मैं इस सॉल्यूशन का बिहेवियर आइडियली मान के चलूं तो उस केस में मैं इस प्रेशर टर्म को रिप्लेस करके पाई यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो देखें, तो P का क्या हो गया, पाई V इज इक्वल टू nRT। ठीक है, इस V को नीचे ले आओ तो पाई इज इक्वल टू n अपॉन V RT। n अपॉन V को हम जनरली क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। आपको समझ में आ रहा होगा, n अपॉन V को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। अब मीनिंग समझे, n अपॉन V का मतलब नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स का सिंबल क्या होता है, n। तो नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व या प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन दैट इज नोन एज मोलैरिटी। तो ये बेसिकली जो कंसंट्रेशन टर्म है ये क्या है, मोलैरिटी है। ठीक, तो मैं यहां लिख सकता हूं पाई इज इक्वल टू CRT। तो आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, पाई इज इक्वल टू CRT। ठीक, तो यहां से हम क्या सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल। हाँ, इससे हम आगे क्या क्या इस मतलब इस फर्दर की बात करता हूं, तो यहां से हम बेसिकली और आगे क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं देखें। फिलहाल मैं इतने पार्ट को रफ कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखें, बहुत इजी टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ये है कि अगर एक बार हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो फिर न्यूमेरिकल में कुछ नहीं बचता। पर मेन चीज क्या है कि ऑस्मोसिस की ही डेफिनेशन इतनी सारी दे दी गई है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं अब क्या करूं, यानी कैसे सॉल्व करूं। तो अब यहां से कंटिन्यूटी देखें कि हाँ भाई आगे क्या होने वाला है। देखें, पाई इज इक्वल टू CRT ये आ गया, तो एक तो न्यूमेरिकल यहां से सॉल्व होगा। ठीक, अब देखें, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या है, n अपॉन V यानी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। सभी ने पढ़ा है कि मोल्स निकालने का तरीका होता है W अपॉन M। W का मतलब गिवन वेट इन ग्राम, तो जो ग्राम में वेट दिया होगा वो यहां, और M का मतलब मोलर मास। ठीक, तो क्यों ना मैं N की वैल्यू को यहां पुट कर दूं, तो क्या आ गया, C इज इक्वल टू W अपॉन MV। ठीक है, तो C इज इक्वल टू क्या आ गया, W अपॉन MV। इस C को यहां पुट कर दूं तो क्या आ गया, पाई इज इक्वल टू W अपॉन MV और ये RT। तो एक न्यूमेरिकल सॉल्व होगा यहां से। तो अब आप यहां से आगे देखें, अगर मैं इस मास टर्म को साइड में ले आऊं थोड़ा सा, तो क्या बना, पाई इज इक्वल टू W अपॉन V RT ओवर M। ठीक, W अपॉन V यानी मास ओवर वॉल्यूम। तो मास ओवर वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। ठीक, तो इसका मतलब ये साइड में है नीचे, यानी ये पहले का था, अब ये बाद का हो रहा है। ठीक है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम। तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं, पाई इज इक्वल टू DRT ओवर M। ठीक है, तो अब आपको यहां से कहानी समझ में आ गई होगी कि न्यूमेरिकल मुझे कैसे सोल्व करने, एक तो इससे, एक इससे और एक इससे। ठीक, तो आई थिंक ये बात अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि न्यूमेरिकल में अगर मुझे डाटा कैसा दिया गया है तो उस बेस पर मैं इनमें से कौन सा टर्म यूज करूंगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला या थर्ड वाला। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल के लिए आपको ये 3 टर्म यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि वांट ऑफ फैक्टर अभी बाकी है। वांट ऑफ फैक्टर जब सीख जाओगे तो सारे न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। तो फिलहाल जो ऑस्मोटिक प्रेशर वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कुछ हो पाएंगे जब तक वांट ऑफ फैक्टर आपके सामने नहीं आता। ठीक है, तो अब यहां से आगे की कहानी क्या होगी। ठीक है, देखें, पाई इज इक्वल टू CRT मैंने लिखा हुआ है, तो इससे मुझे क्या क्या चीजें पता चल रही है। इससे मुझे पता चल रही है कि पाई डायरेक्टली है कंसंट्रेशन के, पाई डायरेक्टली है कंसंट्रेशन के, पाई डायरेक्टली टेम्परेचर के भी तो दिखाई दे रहा है। ठीक है, पाई डायरेक्टली दिखाई दे रहा है टेम्परेचर के। तो बचा कौन, आर। आर आपके पास कौन है, आर आपके पास है गैस कांस्टेंट। आर आपके पास कौन है, गैस कांस्टेंट, जिसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर की वैल्यू
कहीं ना कहीं इस पे डिपेंड होगी। पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? एटीएम, बार, पास्कल। तो कुल मिलाकर आर की वैल्यू भी उसी टर्म में होनी चाहिए, यानी 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। तो ये आर की वैल्यू हो गई 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो अब यहां से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाए। देखें, तो आप इसको राइट डाउन करना चाहते हो तो कर लो, ठीक है, नहीं तो फिर मैं इसको रफ करता हूं। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या होगा वो देखते हैं। देखें, तो न्यूमेरिकल के लिए क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? पाई इज इक्वल टू CRT, एक तो मेरे पास ये होता है, पाई इज इक्वल टू N अपॉन V RT, एक मेरे पास ये होता है, पाई इज इक्वल टू W अपॉन MV RT, एक मेरे पास ये होता है, पाई इज इक्वल टू DRT ओवर M, एक मेरे पास ये होता है। ठीक है, और हमें पता है पाई डायरेक्टली है किसके? कंसेंट्रेशन के। पाई डायरेक्टली है टेम्परेचर के। ठीक, तो कुल मिलाकर ऑस्मोटिक प्रेशर पे बेस ये सारा पार्ट मेरे पास आ चुका है। अच्छे से ये सारा पार्ट आपको याद होना चाहिए, तभी जाके आपके पास सारी कहानी समझ में आ पाएगी। ठीक है, देखें क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट या कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर when 90 gram of glucose dissolve in 1 liter of solution and the temperature is 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन आपके पास ये हो चुका है। ऑस्मोटिक प्रेशर आपको निकालना है। ठीक, अब ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल क्या है? पाई आपको निकालना है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर अगर आपको निकालना है यानी पाई आपको कैलकुलेट करना है। अब मेरे पास न्यूमेरिकल के लिए जो फॉर्मूले हैं वो ये हैं, तो कौन सा मुझे अप्लाई करना है? मेन बात वही है, व्हेन 90 ग्राम, ग्राम से समझ में आ गया W, क्योंकि W का मतलब क्या था? गिवन वेट इन ग्राम। ठीक, इसका मतलब ये वाला केस मुझे यूज करना है। ठीक है, अब देखें, तो इसका मतलब हो गया पाई इज इक्वल टू W अपॉन MVRT, ये वाला केस मुझे यूज करना है। ठीक, अब देखें 90 ग्राम यानी W की वैल्यू कितनी होगी? 90। ठीक, उसके बाद 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर का मतलब वॉल्यूम 1 लीटर दिया हुआ है। ठीक, इसके बाद 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का मोलर मास भी तो आपको निकालना पड़ेगा। तो C6H12O6, तो मोलर मास ग्लूकोज का कितना आ जाएगा? 1C का 12 इंटू 6, 72 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 6, 96, तो कुल मिलाकर 180। ठीक, तो यह आ गया मोलर मास। आर आपके पास गैस कांस्टेंट होता है। आर की वैल्यू मैंने अभी क्या बताई? 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। तो कुल मिलाकर सारा डाटा आपके पास है, कोई दिक्कत अब नहीं आएगी। देख, तो पाई इज इक्वल टू W कितना हो गया? 90 अपॉन मोलर मास कितना है? 180 इंटू वॉल्यूम कितना है? 1, R इंटू टी, R क्या है? 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं किसमें? केल्विन में। तो 273 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 300 केल्विन। ठीक है, तो ये 300 यहां पुट हो गया। अब मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक, तो अब आपको बस सॉल्व करना, बाकी और इसमें कुछ नहीं है। 1, 2, तो पाई इज इक्वल टू 1/2 का मतलब 0.5 इंटू 0.0821 इंटू 300,
तो आप इसे सॉल्व कर लेना, यानी कैलकुलेट कर लेना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। देखिए, तो क्वेश्चन मान लेते हैं आपकी बार कुछ ये है, ठीक, कि एट द सेम टेम्परेचर टेम्परेचर सेम है, विच सॉल्यूशन हैज हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो टेम्परेचर सेम है, तो इनमें से किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा वो मैं लिख दे रहा हूं क्या, 20, या मान लेते हैं सपोज करें 90 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व किया गया है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक, और यहां पे दिया गया है 342 ग्राम कैन शुगर डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये दो पार्ट आपको दिए गए हैं कि सेम टेम्परेचर पर इन दोनों में से किस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। देखिए, तो हमारे पास ग्राम यहां भी है, इसका मतलब फिर से ये वाला केस यूज होगा, ठीक है। तो मैंने लगा दिया पाई इज इक्वल टू W अपॉन MV RT, तो इसके लिए भी वही यूज होगा, पाई इज इक्वल टू W अपॉन MV RT। अच्छा, अब मेन बात, टेम्परेचर कैसा है, सेम, तो यहां भी T सेम है। R क्या होता है, गैस कांस्टेंट, तो ये भी सेम है। तो कुल मिलाकर मुझे W अपॉन MV पुट करना है बस, ठीक है। तो जिसका भी W अपॉन MV ज्यादा होगा यानी उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। देखें, तो पाई इज इक्वल टू W यानी 90 ग्राम अपॉन मोलर मास ग्लूकोज का अभी हमने जोड़ा था 180 इंटू वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, R और T कांस्टेंट है, ठीक। तो कितना आ गया, पाई इज इक्वल टू 1/2 यानी 0.5 का, ठीक। अब इसकी बात करें तो पाई इज इक्वल टू W कितना हो गया 342 अपॉन मोलर मास कैन शुगर यानी C12 H22 O11, C का मास 12 होता है तो 12 इंटू 12 144 प्लस 22 प्लस 16 इंटू 11 176 जोड़ के 342 आ जाएगा। तो 342 इंटू वॉल्यूम कितना है 1, R और T कांस्टेंट है, यानी अब आप यहां ध्यान से देखें तो कितना आ गया, पाई इज इक्वल टू 1, बाकी R और T तो कांस्टेंट थे, ठीक, यहां भी और यहां भी। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 1 आ रही है और यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या आ रही है 0.5, बाकी R T दोनों केस में कांस्टेंट है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 0.5 है पाई की वैल्यू, यहाँ पे 1 है पाई की वैल्यू, इसका मतलब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हुआ, ठीक है। दूसरी बात, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकता था कि अगर R और T कांस्टेंट है तो बच गया W अपॉन MV, और W अपॉन MV का मतलब ये कहां से खुल के आया था, यहां से, और ये कहां से खुला था, यहां से। तो इसका मतलब है R और T अगर कांस्टेंट है तो पाई डायरेक्टली है कंसंट्रेशन के, यानी ये केस, तो मैं यहां से भी यूज कर सकता था। जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो इसकी कंसंट्रेशन यानी W अपॉन MV निकल के कितना आया 0.5, इसका W अपॉन MV कितना निकल के आया 1, इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, इसकी कंसंट्रेशन कम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब आप खुद ट्राई करके देखना, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा।